चलिए अपन लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको मैटर को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कि मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। क्या होती है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी? चार्ज। तो पहले चार्ज को समझो। देखो जैसे इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग देख रहे हो हमारे घर में या हॉस्पिटल में या कई अप्लायंसेस को चलाने के लिए हम किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, कैसे काम करता है, ये सब पता करने के लिए हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता है? इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो शब्द बना है वो दो शब्दों से बना है, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज, क्या समझना है हमको? चार्ज समझ। अब ये जो चार्ज है ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर समझते हैं आप लोग? मैटर क्या होता है? मैटर होता है हमारे पास जिसमें मास हो, क्या याद रखेंगे? जिसमें मास हो, जो जगह को ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाइड करे, ठीक है ना। जिसमें मास हो, जो जगह को ऑक्यूपाई करे। और एक चीज और याद रखना कि जो हमारे सेंसेस से विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, जो हमारे सेंसेस से महसूस किया जा सके, ठीक है ना। ऐसी सारी चीजें जो हमें दिख रही है और जो नहीं भी दिख रही है, ये सब क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। जो दिख रहा है वो भी मैटर और जो नहीं दिख रहा है वो भी मैटर। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 टाइप्स के मैटर होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड होता है, ठीक है ना। जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं वो गैस होती है। जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, एटम्स पास पास होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? सॉलिड कह देते हैं। समझ आया इतना? तो मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। क्या होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी? चार्ज। इस चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। छोटा Q बोलिए या बड़ा Q बोलिए, ठीक है ना। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? Q से डिनोट करते हैं। ये चार्ज जो है एक क्वांटिटी है, ठीक है ना। चार्ज क्या है? क्वांटिटी। इस चार्ज का जो यूनिट है, चार्ज का जो यूनिट है SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट ये है कूलाम। क्या है? कूलाम। याद रखिएगा, इसको डिनोट करते हैं किससे? C से। मैटर की एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम चार्ज कह रहे हैं। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से या कैपिटल Q से, ठीक है ना। जिसका SI यूनिट जो है वो क्या है? कूलाम है। अब कूलाम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? C से डिनोट करते हैं। इतना समझ आया, ठीक है ना। बात कहाँ से शुरू हुई? मैटर से। मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम चार्ज कह रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज का जो SI, चार्ज को जो डिनोट करते हैं वो Q साइन से करते हैं, ठीक है ना। इसका SI यूनिट क्या है? SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। आप कहीं भी जाकर, किसी भी जगह जाकर अगर किसी साइंस वाले स्टूडेंट से कहेंगे आप 5 कूलाम, तो वो क्या समझेगा वहाँ पर? 5 कूलाम का मतलब ये क्या कह रहा है? चार्ज की यूनिट बता रहे। मतलब चार्ज कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 कूलाम। क्या है? 5 कूलाम, ठीक है ना। C से डिनोट कर रहे हैं। आगे समझना कि जो चार्ज है वो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज होते हैं 2 प्रकार। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे लोग होते हैं 2 प्रकार के सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। वैसे ही चार्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? किस प्रकार के? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे लोग होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। जो हम जिस पर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको हम अच्छे लोग बोल देते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको हम बुरे लोग कह देते हैं कि ये नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ हमको अच्छा बुरा नहीं कहना है, यहाँ हमको सिर्फ समझना है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी हम ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, प्लस क्यू, प्लस क्यू ऐसे, 2q है ना, प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लगाना है, क्या लगाना है, प्लस लगाना, 3q 5q, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हमारे चार्ज जो है वो ऐसे दिखेंगे आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे वो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज कैसे दिखेंगे हमारे, -q -2q, ठीक है ना, -5q -3। तो नेगेटिव चार्ज कैसे दिखेंगे हमको, ऐसा दिखेंगे, ठीक है ना। छोटा क्यू लगाइए बड़ा क्यू लगाइए एक ही बात है। क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब क्या है, चार्ज, ठीक है ना। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे शो करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना। अब कोई सब्सटेंस है हमारे पास मान लीजिए, और उस सब्सटेंस पर आपसे पूछा जाए बताइए कितना चार्ज है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने एक सब्सटेंस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर लिखा हमने +2q -3q +5q -q, ठीक है ना। आपसे हम पूछे बताइए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने चार्ज है टोटल, तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, चार्ज को प्लस माइनस कर सकते हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी की चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। देखिएगा 2q 5q कितना हो गया, 7q, और 7q में से कितना कम कर देंगे, 4q कम कर देंगे, 3 और 1 4, ठीक है ना। तो 7 में से 4 कम कर दिया तो कितना बचा, 3q, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा इसमें, 3q। सर इसको कूलम में कैसे लिखेंगे, 3q ये चार्ज है, इसकी यूनिट ये ऐसा बोल दीजिए, 3q कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, 3q कूलम चार्ज, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है ना। अब हम q को शो कर रहे हैं उसको कि q 3q होगा, तो 3q कूलम बोल दो कि इतना चार्ज होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, जैसे हम बात करते हैं एटम की, किसकी बात करते हैं, एटम की, मैटर जो है वो मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं एटम, क्या पढ़ते हैं, मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है। अब मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास एटम, एटम में आप लोग देखते हो एटम का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है ना, कैसा, बीच में जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस होता है एटम का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पर, चक्कर लगाते हैं, है ना। माइनस जो चार्ज है वो यहाँ पर चक्कर लगाता है, नेगेटिव जो चार्ज है वो इसके आसपास क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। एक एटम है, एक एटम को हमने जूम करके देखा, तो जूम करके क्या पता चला कि सेंटर में क्या है उसका, न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है उसका, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, इसमें क्या दो चीजें हैं, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है, और यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सेंटर में जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और उसके आसपास क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर। न्यूट्रल भी सेंटर में है ना, न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें, न्यूट्रल भी और प्रोटॉन, न्यूट्रल भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल भी इसी के अंदर है और प्रोटॉन भी इसी के अंदर, मतलब एक जो कुछ लोग हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं उसके अंदर जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। न्यूट्रल का क्या मतलब, किसी से कोई मतलब, ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव। जैसे साधु संत लोग जो तपस्या कर रहे हैं जंगल में, वो कैसे हैं, गुफाओं में जो तपस्या करने चले गए, यहाँ से निकलकर, समाज से निकलकर दूर चले गए जो लोग, आप लोगों ने सिंहस्थ गए थे, सिंहस्थ मेले में देखे होंगे साधु संत, ठीक है ना। वो साधु संत न्यूट्रल है, समाज के प्रति कैसे हैं, न्यूट्रल है, ना तो समाज को पॉजिटिविटी दे रहे हैं ना समाज को नेगेटिविटी दे रहे हैं, ठीक है ना। वो अपने आप में कैसे हैं, न्यूट्रल है,
तो बस ये न्यूट्रल जो है वो क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन जो समाज में रहकर अच्छा काम कर रहे हैं वो क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। और जो नेगेटिव भी है, ठीक है ना, नेगेटिव लोग जो गलत काम कर रहे हैं समाज के अंदर वो कैसे लोग हैं, नेगेटिव है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं आसपास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया यहाँ तक। दो प्रकार के चार्ज यहाँ पर मैटर में हमने बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जो कि क्या है, क्या किस नाम से जानते हैं हम, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें समझ आई। अब देखो ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो फ्लो होता है, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। 11th में है एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्यों घूमता है, ठीक है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किस एटम के पास, कितने प्रोटॉन होते हैं किस एटम के पास, ठीक है ना। और एटम की बाद में और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, क्या क्या चीजें होती है उसके। बस हम यहाँ से ये समझाना चाहते हैं कि दोनों चीजें उसके पास है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अगर आप मैटर का कोई भी एक यूनिट उठाकर देख लो, स्मॉलेस्ट यूनिट उठाकर देख लो, जिसको हम एटम कहते हैं, एटम को उठाकर देखो तो उसमें पॉजिटिव भी है और उसमें नेगेटिव भी है, ठीक है ना। उसमें पॉजिटिव भी है और उसमें नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इस चार्ज का फ्लो होता है। क्या होता है, इस चार्ज का फ्लो। तो द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, the flow of charge with respect to time is called electric current या electricity, ठीक है ना। the flow of charge with respect to time is called electricity, electric current या electricity, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं, डेफिनेशन आप लोग भी लिखिएगा। तो बताइए चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है एम्पीयर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। याद रहेगा, किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा चार्ज का यूनिट पढ़ा। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो प्रकार के चार्ज हैं मैटर में, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम प्रोटॉन कह देते हैं, नेगेटिव वाले को हम इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज कंटेन करता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कितना चार्ज करते हैं ये, कंटेन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये सर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन करता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं हम तो एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समझ आ रहा है। ये एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा चार्ज है। क्या है ये, सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है ना। ये क्या है, सबसे छोटा चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसा चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। इसी को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब सबसे छोटा चार्ज। अब जितने भी चार्ज होंगे ना इसके मल्टीपल में होंगे, इंटीजर मल्टीपल में होंगे। जैसे हम बात करें, जैसे चार्ज की बात करें कि चार्ज कैसे होंगे, तो आप देखिएगा चार्ज होंगे यहाँ पर n × e के फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे, n × e के फॉर्म में। और ये चार्ज जो है इसको हम क्या लिखते हैं, q। तो q = क्या लिखेंगे हम, n e लिखेंगे, प्लस माइनस। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। मतलब जितने भी चार्ज होंगे वो किसके मल्टीपल में होंगे, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होंगे, एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में होंगे, ठीक है ना। माइनस भी हो सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी होता है और प्लस चार्ज भी होता है, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आप देखोगे कहीं भी आपको चार्ज लिखा दिखे तो वो किसका मल्टीपल होगा, 1 × 1.6 × 10⁻⁹ प्लस माइनस, ठीक है ना। दूसरा प्लस माइनस 2 × 1.6 × 10⁻⁹,
इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता n मतलब क्या? n मतलब है। n मतलब नंबर, कई के नंबर, n मतलब नंबर। नंबर। अब जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे पास नुक्ति का एक लड्डू है। क्या है? नुक्ति का एक लड्डू है। वो लड्डू किससे बना होगा? जो बूंदी है उससे बना होगा। ठीक है ना? क्या जो बूंदी है उससे बना होगा। तो आप ऐसा बोल दीजिए, एक बूंदी, दो बूंदी, तीन बूंदी, चार बूंदी, पांच बूंदी, और इन बूंदियों को इकट्ठा कर लिया हमने तो क्या बना लिया? लड्डू बना लिया। क्या बना लिया? लड्डू। अब जैसे ये चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19, आप इसको बूंदी समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए इसको? बूंदी। ठीक है ना? और ये बूंदियों को इकट्ठा करेंगे हम, एक बूंदी, दो बूंदी, तीन बूंदी, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? लड्डू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लड्डू। तो चार्ज हमेशा किसके मल्टीपल में होता है? इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन का। किसका मल्टीपल में होता है? एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे चार्ज पूछे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज होता है। आपसे यही पूछ सकता है बस अभी। ठीक है ना? एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इजी? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज मतलब सबसे छोटा जो चार्ज होता है। ठीक है ना? वो कौन सा है? हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? सबसे छोटा जो चार्ज है हमारा वो कितना है? इलेक्ट्रॉन है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। करंट का डेफिनेशन लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? करंट का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप बोलोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। The rate of flow of charge with time. The rate of flow of charge with time is called electric current. The rate of flow of charge with time is called electric current. ठीक है ना? अब देखो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज को फ्लो होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? किसी ना किसी मीडियम की। भाई पानी अगर बह रहा है तो उसके उसको जगह चाहिए ना, पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ हमारे पास क्या होता है? कंडक्टर। क्या होता है हमारे पास? कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर। चलो नोट्स बना रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर कंडक्टर को हम बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि करंट जो है, अगली लाइन में लिखिएगा, इट इज डेनोटेड बाय आई। इट इज डेनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। ठीक है ना? इट इज डेनोटेड बाय आई। करंट को किससे डेनोट करते हैं हम? आई से डेनोट करते हैं। करंट को किससे डेनोट करते हैं? आई से। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डेनोट कर रहे हैं हम? आई से। ठीक है? तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे कि सर आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? Q बाय टी के। किसके इक्वल होगा? Q बाय टी के। ठीक है ना? आई जो है वो किसके इक्वल होगा? Q बाय टी के। आई क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या है? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। तो Q चार्ज है और T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। और I क्या है? करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? अब यूनिट की बात आती है। किसकी बात आती है?
यूनिट की, कि भाई करंट का यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट क्या होगा। तो यहां से समझेंगे हम चार्ज का यूनिट क्या होता है सर, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट सेकेंड, ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है ना। तो यहां पर करंट का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कूलम पर सेकेंड। क्या लिखोगे, कूलम पर सेकेंड। अब ये कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। तो करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और एम्पियर किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड का। समझ आया क्या, कैसे निकाला हमने, फॉर्मूले से निकाला। किससे निकाला, फॉर्मूले से। कि वो जो उसकी डेफिनेशन थी वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called electric current. It is denoted by I. I is equal to QIT. I जो है करंट है, Q है चार्ज, T क्या है, टाइम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है ना। एम्पियर का एम्पियर किसके इक्वल आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। मतलब आपसे कोई भी पूछे तो ये यूनिट भी बता सकते हो आप और ये यूनिट भी बता सकते हो। ऑप्शन में दोनों चीजें मिल सकती है आपको, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी चीज मिल सकती है। कोई भी कह रहा हाउ मच चार्ज, तो उसको कूलम में, हाँ, चार्ज का कोई भी पूछे कितना चार्ज है तो उसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। जैसे आप लोग दूध लेने जाते हो तो दूध लेने जाओगे तो आप क्या बोलोगे उससे, 1 लीटर दे दें, 2 लीटर, 3 लीटर या 5 लीटर इतना दूध देना, ठीक है ना। पानी को हम किस में आप नापते हैं, लीटर में नापते हैं, ठीक है ना। आप डिस्टेंस मेजर करोगे, आप कहीं घूमने गए, हम पूछेंगे कितना घूम कर आए तो किस में बताओगे, किलोमीटर में बताओगे। किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है ना। किसका यूनिट है, डिस्टेंस, लेंथ का यूनिट है किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, लेंथ का यूनिट किलोमीटर। डिस्टेंस को किस में नापते हैं, लेंथ में, ठीक है ना। डिस्टेंस को किस में नापते हैं, लेंथ में। तो एम्पियर जो यूनिट है वो किसका है, करंट का है। एम्पियर की जगह कूलम पर सेकेंड भी लिख दे तो कोई ऐतराज वाली बात नहीं। क्या होता है, कूलम पर सेकेंड ही क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलम पर सेकेंड ही क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। इजी, इतना समझ आया। अब इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा ओम्स लॉ का। किसका क्वेश्चन बनेगा, ओम्स लॉ का, ठीक है ना। अब ओम्स लॉ के लिए आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा क्या, पोटेंशियल। क्या जानना पड़ेगा, पोटेंशियल। तो जैसे पानी को बहने के लिए ढलान की जरूरत होती है, पानी को बहने के लिए किसकी जरूरत होती है, ढलान चाहिए। पानी एक जगह से दूसरी जगह बहकर कब जाएगा, जब क्या मिलेगा उसको, स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ढलान मिलेगा, तब वो एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाएगा। आप लोग जितनी भी नदियां बह रही हैं उसका कारण क्या है, नदियों का बहने का बताओ, ढलान। भाई जो आप देखोगे कि जहां से शुरुआत हुई है नदी की वो ऊंची जगह है और ऊंची जगह से बहकर वो कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ऐसे ही करंट को बहने के लिए किसकी जरूरत होती है, पोटेंशियल। किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी जरूरत होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों में कुछ अंतर होगा, इसलिए चार्ज यहाँ से बहकर यहाँ चला जाए। जैसे पानी ऊंचाई में कुछ अंतर होगा, इस तरफ कुछ ऊंचाई होगी, इस तरफ कुछ ऊंचाई होगी, ठीक है ना। जिस तरफ ज्यादा ऊंचाई होगी उस तरफ से बहकर पानी किस तरफ चला जाएगा, जिस तरफ ऊंचाई कम होगी। तो पोटेंशियल भी यही है। पोटेंशियल क्या है, आप जैसे पानी को बहने के लिए ढलान की जरूरत होती है, वैसे करंट को बहने के लिए किसकी जरूरत होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इसको क्लियर करते हैं, क्या बताओ। जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगी उधर से कम एनर्जी कब जाएगा। जिधर हायर पोटेंशियल होता है उस तरफ से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। चार्ज का फ्लो किस तरफ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल को समझेंगे हम। पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं किससे, V से। किससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को डिनोट हम किससे कर रहे हैं, V से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो पोटेंशियल है हमारा, ये पोटेंशियल है
वर्क डन बाय चार्ज, मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, ठीक है ना। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पोटेंशियल। तो लिखिएगा वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन to displace a charge, work done to displace a charge from one place to another place वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज। अ चार्ज में यहां लिख लेना यूनिट, यूनिट मतलब एक कूलाम का चार्ज। कितने कूलाम का चार्ज, एक कूलाम का चार्ज, ठीक है ना। एक कूलाम के चार्ज को एक पोजीशन से, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करने में जितना काम करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल कहते हैं। इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल, इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने पर, या एक जगह ऐसा मान लीजिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, यहाँ पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिखा ना, ये वन प्लेस के ब्रैकेट में इन्फिनिटी लिख लीजिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर प्लेस, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल। वो क्या होता है, इसका पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इसका पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V। किससे डिनोट करते हैं इसको, V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय Q। क्या हो जाएगा, W बाय Q, W बाय Q। W मतलब वर्क डन। हाँ, W का मतलब क्या है, वर्क डन। सर W वाट वो वाला चीज है। वो वाट जो है वो पावर की यूनिट है, ठीक है ना। ये वर्क है, काम, कितना कार्य किया, ठीक है ना। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया, W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, W अपॉन Q। ये जो है वर्क डन है और ये क्या है, चार्ज है। अब यहाँ से एक यूनिट निकल कर आती है इसकी, अगर यूनिट की बात करें कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल की, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। तो पोटेंशियल की यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। बताओ, ये चार्ज लिखा है, ये वर्क लिखा है, तो यूनिट वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। मतलब ऐसा यूनिट है कि यूनिट ही है। हाँ, वर्क की यूनिट क्या है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या है, मतलब कूलाम। जूल है। W की यूनिट है, वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो जूल है। वर्क की, हाँ, वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, और वर्क चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है V, मतलब हाँ, यूनिट ऑफ पोटेंशियल V जो है, इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट है। वही बता रहे हैं हम, जूल पर कूलाम जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। जूल पर कूलाम क्या होता है, वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या लिखोगे आप लोग, जूल पर कूलम, वोल्ट, ठीक है ना। पोटेंशियल की यूनिट क्या लिखोगे आप लोग, वोल्ट। ये क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। क्या होता है, जूल पर कूलाम। इसका मतलब क्या सर, एक वोल्ट किसके बराबर होगा, एक जूल वर्क अपॉन एक कूलाम चार्ज। बताओ,
कूलाम के लिए चार्ज भी बोलना पड़ेगा। 1 कूलाम चार्ज कितना कूलाम, दूध चाहिए कितना लीटर चाहिए, समझ रहे हो ना, लीटर जो है यूनिट है, और ऐसे ही कूलाम क्या है यहाँ पर यूनिट है, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट, ठीक है ना। कितना चार्ज, तो 5 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज, 8 कूलाम चार्ज, 15 कूलाम चार्ज, 10,000 कूलाम चार्ज, ठीक है ना, ऐसा। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम के बराबर है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है। चार्ज किसकी यूनिट है, चार्ज की क्या यूनिट है, कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम है। वर्क की यूनिट क्या है, जूल है। पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी स्पेस में लाने में या किसी पॉइंट पर लाने में जितना काम करना पड़ता है वही क्या है, उसका पोटेंशियल, ठीक है ना, क्या है वो उसका पोटेंशियल। अब एक चीज़, एक एग्जांपल समझिएगा, यहाँ से आपको चीज़ें समझ आएंगी कि पोटेंशियल का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं सर, ठीक है ना। देखिएगा, ये जैसे हमारे पास मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर एक पोजीशन पर रखा हुआ है, हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये ज़मीन पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, ये ज़मीन पर रखा हुआ, ये ज़मीन पर रखा हुआ है अभी, ठीक है ना। तो ज़मीन पर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसका पोटेंशियल 0 है। कितना है इसका पोटेंशियल, 0। इसको हम थोड़ा सा उठाएंगे, उठाया हमने तो हमने थोड़ा काम किया ना, इस पर क्या किया हमने, काम किया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया। अब देखो, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे ना तो ये नीचे गिरेगा। कहाँ गिरेगा, ये नीचे, मतलब उसके पोटेंशियल पर जाएगा, 0 पोटेंशियल पर जाएगा। जो हमने काम किया वो इसका पोटेंशियल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो हम अगर इसका पोटेंशियल बोल दें, कोई भी चीज़ को नीचे से ऑब्जेक्ट को जितनी ऊपर उठाकर ले जाओगे उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल। और उतनी ऊपर से जब आप उसको छोड़ोगे, कम होती जाएगी, है ना, तो छोड़ोगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक। काइनेटिक किस वजह से आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबल कंडीशन या स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन मतलब रुकी हुई अवस्था के कारण उसकी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। रुकी हुई अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी, अगर दौड़ रही है वो तो काइनेटिक, ठीक है ना, दौड़ रही है तो काइनेटिक, ठीक है ना। चलो उस पर नहीं जाना है हमको, 11th क्लास का टॉपिक है वो, ठीक है ना। आप लोग इस पर आ जाइए कि जो इसका पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल किस कारण से आ रहा है, वर्क डन की वजह से। किस वजह से आ रहा है, वर्क। कि चार्ज पर जब वर्क डन किया जाता है, काम किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल। क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल का मतलब ये कि 1 कूलाम का चार्ज किसी पॉइंट से उठाकर किसी पॉइंट पर लाने में जितना काम करना पड़ रहा है, वो कितना काम करना पड़ रहा है, 1 जूल काम करना पड़ रहा है। कितना जूल काम करना पड़ रहा है, 1 जूल काम करना पड़ रहा है। when 1 कूलाम चार्ज is displaced from infinity to a point, ठीक है ना, then 1 जूल वर्क इज डन, ठीक है ना, then 1 जूल वर्क इज डन। therefore the potential is called 1 volt। कूलाम उतने जूल होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखो, जैसे इसको आप 5 रखो, है ना, क्या रख दो इसको 5, इसको भी 5 रखा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो 5 कूलाम चार्ज को अगर 5 जूल काम करना पड़, 5 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में कितना काम करना पड़ रहा है हमको, 5 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो भी आप क्या बोलोगे कि कितना वोल्ट होगा पोटेंशियल, 1 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। आप ऐसा बोल दीजिए, काम अगर 10 जूल करना पड़ रहा है, 1 कूलाम के चार्ज को लाने में कितना जूल काम करना पड़ रहा है, 10 जूल काम करना पड़ रहा है, तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाएगा, 10। 100 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलाम को चार्ज लाने में, तो कितना वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल, 100 वोल्ट पोटेंशियल। कितना वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, 100 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। समझ आ रही है चीज़ें क्या कह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि सर जो चार्ज होता है, चार्ज वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज को सर क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं।
इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलाम होता है सर। क्या होता है ऐसा यूनिट, कूलाम होता है। सबसे छोटा चार्ज सर एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं सर। उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। क्या होता है, माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम उस पर साइन क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। फिर हमने देखा कि चार्ज जब बहता है, क्या करता है, चार्ज जब बहता है, फ्लो करता है, तो फ्लो करने के लिए उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। वो मीडियम जो होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर। तो जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे हम कंडक्टर हमारे आसपास देखें, क्या कंडक्टर है हमारे पास, कॉपर, कॉपर का जो वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, लोहा होता है, ये सब क्या है, कंडक्टर है। क्या है, हमारी बॉडी कंडक्टर है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है। अर्थ कंडक्टर है, ठीक है ना। अर्थ में भी चार्ज चला जाता है, ठीक है। तो जो फ्लो करा दे, चार्ज को क्या करा दे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता कर दे, ठीक है ना, या माध्यम बन जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, कंडक्टर। कोई सा सब्सटेंस जो है वो अच्छा कंडक्टर होता है, कोई सा सब्सटेंस जो है वो बेड कंडक्टर होता है, कोई सा ऐसा होता है जो मीडियम कंडक्टर होता है, ठीक है ना, जिसको हम सेमी कंडक्टर कह देते हैं। जिसको क्या कह देते हैं, हम सेमी कंडक्टर कह देते हैं। समझना है ना, बहुत अच्छा। अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है तो कंडक्टर, जो नहीं करा रहा है उसको हम इंसुलेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कह देते हैं। और जो मीडियम शो कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, सेमी कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी शो करता है, जो इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता, क्या होगा वो, इंसुलेटर। क्या होगा वो, इंसुलेटर। क्या कहेंगे उसे, इंसुलेटर। रबर में करंट फ्लो नहीं करता, क्या कहेंगे, इंसुलेटर। क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है ना। और लकड़ी में फ्लो नहीं करता, उसको क्या कहेंगे हम, इंसुलेटर कहेंगे। और बताओ, ग्लास में करंट, हाँ, ग्लास में करंट फ्लो नहीं करता, उसको क्या कहेंगे हम, इंसुलेटर कहेंगे। पेपर किसका बना है, लकड़ी का बना है, वुड का बना है, ठीक है ना, उसमें करंट फ्लो नहीं कर। तो जिसमें करंट फ्लो हो जाए वो कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो वो इंसुलेटर। क्या, कपड़े वेट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, कपड़ों में से करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। कपड़ों में से, किससे, कपड़े से करंट फ्लो होता है, गीले कपड़े में नहीं होता, नहीं होता। कपड़े में करंट नहीं लगता। आप एक कपड़ा लीजिए, ठीक है ना, उस कपड़े को दो इसमें स्विच में लगा दीजिए, ठीक है ना, कपड़े को स्विच में लगा दीजिए और कपड़े का दूसरा सिरा पकड़िए ऐसे, आपको करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो कपड़ा कैसा कंडक्टर है, वेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये प्रोटीन है, ठीक है ना, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। नेल्स इंसुलेटर है और बाल भी क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, बाल भी इंसुलेटर, ठीक है ना, बाल भी इंसुलेटर है। कटे हुए नेल्स भी क्या है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना। और बताइए, सोना बताइए, वो तो कंडक्टर है। चांदी बताइए। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सारे मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यही प्रॉपर्टी है मेटल की, यही क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेटल की, कि मेटल क्या कराता है, खुद से करंट को फ्लो करा देता है और खुद से हीट को भी फ्लो करा देता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर थे पोटेंशियल पर। क्या आप लोगों को पोटेंशियल समझ आया? पोटेंशियल जो है करंट का बहने का कारण बनता है। पोटेंशियल जो है वो क्या कारण बनता है, करंट के बहने का कारण बनता है। मतलब ये समझ लीजिए, हायर पोटेंशियल से करंट किस तरफ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। किस तरफ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या जान लिया, पोटेंशियल के बारे में जान लिया हमने, चार्ज के बारे में जान लिया, करंट के बारे में हमने जान लिया, ठीक है ना। अगला लिखिए ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे हम लोग, ओम्स लॉ। चलिए, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत पूछता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं, पहले समझना ओम्स ने क्या कहा था, ठीक है ना। ओम्स ने कहा था कि अगर एक कंडक्टर है हमारे पास, ये मान लीजिए एक कंडक्टर,
ठीक है ना, इसकी थ्योरी हम लिखवा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक कंडक्टर है, एक वायर है, क्या है हमारे पास, एक वायर। ठीक है ना, हाँ कंडक्टर, वायर समझ लो, कंडक्टर समझ लो, या कोई और आप ऐसे सब्सटेंस समझ लो जिससे करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है ना, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, इसको हम वी ए नाम दे दें। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम क्या नाम दे दें, वी वी नाम। सर V1 V2 V1 V2 दे सकते हैं। ठीक है ना, VP V क्यों दे सकते हो। ठीक है, अब Q चार्ज में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिया, VA और VV लिख दिया। ठीक है ना, अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, VA माइनस VB होगा। कितना होगा, VA माइनस VB। ऐसा मान लेते हैं A वाला पॉइंट जो है उस पर पोटेंशियल जो है ज़्यादा है और B वाला पॉइंट जो है उस पर पोटेंशियल कम, ऐसा मान लेते हैं। तो ज़्यादा में से कम को घटाया तो ये क्या मिल गया हमको, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ओम्स ने ये कहा कि जब भी किसी कंडक्टर के एक, ये दोनों एंड जो हैं, इन दोनों एंड के बीच में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब एक जगह जो है दूसरा पोटेंशियल है और दूसरी जगह जो है वो दूसरा पोटेंशियल, एक जगह वी ए मान लिया हमने और दूसरी जगह वी बी मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि करंट का फ्लो होने लगता है। किसका फ्लो होने लगता है, करंट का फ्लो होने लगता है। कंडक्टर से किसका फ्लो होने लगता है, करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है ना, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ आया। तो देखो वो क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। ठीक है ना, तो एक ही स्टेटमेंट याद रखना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, the potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। चलो ohms law लिखना शुरू करो, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। V is directly proportional to I को क्या लिख सकते हैं, लिखो, थ्योरी लिखो ohms law में। according to this law, according to this law, according to this law, according to this law, the potential difference, हम भी लिखते हैं साथ साथ तुम लोग, according to this law, the potential difference across the ends of conductor, across the ends of conductor, across the ends of conductor is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the current, to the current flowing, to the current flowing through the, current flowing through the conductor, current flowing through the conductor। when physical condition remains same, when physical condition remains same या कांस्टेंट, जैसा लिखना चाहो। इस लाइन का मतलब क्या कि सर जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर रहना चाहिए पहले भी। ठीक है ना, जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर, जैसा पहले माहौल था वैसा का वैसे ही माहौल बाद में भी रहना चाहिए, उस केस में बात कर रहे हैं। टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करते हो तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन, फिजिकल कंडीशन अगर चेंज करोगे, वातावरण चेंज करोगे तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो वो जिस फिजिकल कंडीशन में आप ये बात कर रहे हो वो फिजिकल कंडीशन वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, ऐसा उसने कहा।
लिख लिया। तो क्या बोला हमने कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम। मतलब क्या लिखोगे इसके बाद कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। हम मान लेते हैं V जो है वो किसके इक्वल है? VA माइनस VB के, ऐसे, ठीक है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है, ठीक है ना। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे अपन लोग तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद कर लीजिए ये चीज़ हमारी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो V इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पर R। क्या आ गया? एक कांस्टेंट R आ गया, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने तो उसकी जगह क्या लिख लिया? R लिख लिया। क्या लिख लिया? मतलब करंट होता है, I मतलब करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R जो है हाँ, इसकी डेफिनेशन अब बताते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन बताते हैं, क्या कह रहे हैं? R क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये जो R है ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। यहाँ से डेफिनेशन निकल कर आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। किसका डेफिनेशन निकल कर आता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा, आप लोग जब दौड़ने जाते हो, रनिंग करते हो, तो रनिंग करते समय आप लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा। क्या ख्याल आता हो? कि बस रुक जाता हूँ, बस रुक जाता हूँ, ठीक है ना। जब पढ़ने बैठते होंगे तो फिर पढ़ लेते हो, फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है यार अभी थोड़ी देर से पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँ। तो ये क्या है? ये रुकावटें उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही हैं? रुकावटें उत्पन्न हो रही है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। इसी को हम यहाँ पर कि करंट में जो रुकावट उत्पन्न होती है किसके द्वारा? कंडक्टर के द्वारा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये। क्या प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की? कंडक्टर का भी मन करता होगा ना कि मुझसे फ्लो ना करे चार्ज, है ना। कंडक्टर का भी मन कहता होगा कि मुझसे फ्लो ना करे चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होने का मतलब क्या है? रुकावट उत्पन्न होना। तो ये जो रुकावट उत्पन्न होती है करंट के फ्लो में, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, उसे हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। तो आप लोगों को क्या रेजिस्टेंस समझ आया? रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है। क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, इन द फ्लो ऑफ करंट। इसी को हम क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। इसको V इज इक्वल टू RI को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्लियर करते हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं उसको। देखिएगा V इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है RI। V इज इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास? RI, ठीक है ना। यहाँ पर V जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I जो है वो क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और R जो है यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो R है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? V अपॉन I, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इससे यहाँ पर डेफिनेशन बन जाता है। क्या डेफिनेशन बन जाता है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्या कहेंगे? क्यों, क्या कर रहे हो? तिलक लगा देंगे हम, समझ रहे हो ना। हाँ देखो इधर ध्यान से, एक बार फिर से बता दीजिए। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखना,
लिखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका डेफिनेशन लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक नहीं करंट, to the electric current is called electrical resistance, is called electrical resistance। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, रेशियो होता है किस किस का, पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है ना? इसको किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। तो लिखो इट इज डिनोटेड बाय आर, लिखो। सर इसकी भी ऐसा यूनिट होती है? हाँ हाँ हाँ, वही लिख रहे हैं, ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं इसको, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला है हमारे पास आर इज इक्वल टू वी बाय आई। क्या है, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है ना? अब क्या लिखेंगे हम, यूनिट ऑफ आर। क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ आर। तो लिखो यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी अपॉन यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ वी अपॉन यूनिट ऑफ आई। तो इसका यूनिट क्या होता है बताओ, वोल्ट। बताओ, पोटेंशियल का यूनिट बताया ना हमने, क्या होता है, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है यूनिट किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर। और ये वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम। जिसका इसको ए से डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से। ये ओमेगा है, दो ओमेगा होते हैं, ठीक है ना? ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा होता है। ये बड़ा वाला ओमेगा, ये छोटा वाला ओमेगा, ठीक है ना? तो किससे डिनोट करते हैं हम, बड़ा ओमेगा से डिनोट। समझ आया? ये ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ाएंगे हम तुमको, अभी इसको मत छेड़ो, ठीक है? यूनिट ऑफ चार्ज कूलम और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, करंट एम्पियर, एम्पियर है ना? करंट का एम्पियर, पोटेंशियल का वोल्ट। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। हाँ, ओम। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ऐसे लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। हाँ, ओम इज डिनोटेड बाय ओमेगा। मतलब इस यूनिट को डिनोट करने का तरीका क्या है, ओम, ठीक है ना? ओमेगा है, ओमेगा। समझ आया? तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसी का दूसरा डेफिनेशन भी होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? तो और में एक और डेफिनेशन लिख लो इसका, और करके एक और डेफिनेशन लिखो। क्लियर कर दें ऊपर वाला? तो और में एक और डेफिनेशन लिख लो इसका, और में द ऑब्स्ट्रक्शन offered by conductor, इसी का डेफिनेशन है। और में अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन के साथ साथ अगर ये डेफिनेशन भी कहीं लिख कर दिख जाए, हाँ लिखी दिख जाए, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ने अलग लिखवाया हमको और ये अलग है, ठीक है ना? ये जो है इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? और ये हम समझ सकते हैं कि कंडक्टर में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। चार्ज लिख दो, टाइम लिखना पड़ेगा फिर, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है ना, करंट लिख दो, उन सबको करंट बोला जाता है। उसको करंट बोला जाता है, तो हम डायरेक्ट करंट लिखे ना अब, ठीक है ना, ठीक है। तो मावे की गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन बोलिए ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो मावा चाशनी में डला हुआ, ये दो हमको, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, गुलाब जामुन खानी है, ठीक है ना। तो करंट इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या आज चीजें समझ आई सारी, ठीक है ना। तो करंट बहने का कारण कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। करंट बना कैसे, चार्ज के फ्लो की वजह से। चार्ज क्या होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मैटर की क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी होता है। सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, जिसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, -1.6 अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन की बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, तो 1.6 पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने बात की किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है ना, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम, ठीक है ना। फिर हमने लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो R आ गया। अब कुछ चीजें पूछते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, करंट का यूनिट क्या लिखा हमने, एम्पियर लिखा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लिखा हमने, रेजिस्टेंस का ओम, क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। किससे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, वेरी गुड, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है। ओम है, इजी। तो ये था आपका किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, समझ आया, बताइए। तो ये ओम्स लॉ दिया